सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोन इन मॉइस्ट सॉइल्स or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. ओके आपने देखा होगा मशरूम्स जो है अपने मार्केट में मिलते हैं, आपके वेजिटेबल मार्केट में आपने मशरूम्स खाए होंगे। तो ये जो मशरूम्स हैं, या आपने देखा होगा कुछ मशरूम्स टाइप के जो अम्ब्रेला टाइप के जो आपके रेनी सीजन्स में ट्रीज़ वगैरह की जो स्टेम्स होती हैं ब्राउन कलर की, वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं या सॉइल वगैरह में ग्रो कर जाते हैं मॉइस्चर्स की वजह से, है ना। तो इस टाइप के आपने जो है देखे होंगे मशरूम। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है, पिक्चर्स में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसमें आपको मेंशन है ये रहा, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है, ये मशरूम्स आपने खाए हुए हैं और ये मशरूम्स जो आपके ट्रीज़ वगैरह के स्टेम्स वगैरह में जो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये ग्रो कर जाते हैं जो कि आपके रेनी सीजन्स में टाइम पे, ओके, आपने देखे होंगे। तो आप देखिए आगे क्या कहना चाहता है। देखो, Wushu wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अब वो कह रहा है इस तरीके के जो प्लांट्स हैं जिनके पास ना माउथ है एनिमल्स की तरह, ना ही इनके पास क्लोरोफिल है, ना ही इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, तो ये फोटोसिंथेसिस जो है कैसे करते हैं या जो है अपना फूड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 1.2 देखते हैं हम। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 or 3 days until fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the text notebook. You will see cotton-like threads spread on the piece of bread. अब क्या करना है, आपने एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको आपने थोड़ा गीला करके, ठीक है, कुछ दिन के लिए एक वार्म प्लेस पर रख देना है, 2-3 दिन के लिए, ठीक है। तब तक रखना है, तब तक उसमें फ्लॉपी पैचेस यानी कि थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की या एक लेयर सी हो, तो ब्राउनिश या आपका क्या कह सकते हैं उसके स्पॉइल सी हो जाएगी, आपकी ब्रेड जो स्पॉइल हो जाएगी। और वो स्पॉइल होने का रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, आपका एक फंगस जम जाता है। क्या बन जाता है? फंगस बन जाता है, ठीक है, और ब्रेड आपकी स्पॉइल हो जाती है, ओके। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म्स को हम कहते हैं फंगी कहते हैं। दे have different mode of nutritions. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Okay. These type of जो nutrients, देखो ये जो आपके फंगी हो गए या दिस टाइप के ऑर्गेनिज्म्स हो गए, ये जो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कहाँ से? डेड और डिकेइंग मैटर, यानी कि जैसे आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे लेदर हो गया, ब्रेड हो गई, ठीक है, या आप कह सकते हैं वुड हो गया, है ना। तो इन सब पे क्या कहते हैं, फंगस जम जाता है, या क्या हम कह सकते हैं कि जो है डेड और डिकेइंग प्लांट्स में क्या करता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेता है। और इस वे ऑफ जो ये वे है, ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म्स हमारे इस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ओके। सैप्रोट्रॉपिक और सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो आपको फंगी जो है आपके पिकल्स, अचार, लेदर की चीज़ें, क्लोथ्स, कपड़े हो गए, या कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं ना, उनमें भी ये फंगस जो है जम जाता है, फंगस डेवलप हो जाता है, ठीक है, ह्यूमिड या हॉट वेदर जब होता है आपका, ठीक है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आपको पता है कि जब बरसात का मौसम होता है काफ़ी चीज़ें आपकी स्पॉइल होती है, ख़राब हो जाती है ना। जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, ये सब अचार ये सब जो होते हैं, आपकी लेदर के आपके जूते होते हैं, फंगस जम जाता है ना। तो ये बेसिकली रीज़न इसके पीछे ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उसके पीछे बताते। देखो, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ओके। देखो एक्चुअल में क्या है, जो आपको फंगस है ना, ये एयर में आपको घूमता रहता है, एयर में रहता है, एयर में प्रेजेंट होता है। जैसे उसके मॉइस्ट एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसे उसको वार्म और मॉइस्ट एटमॉस्फेयर मिलता है, वेट यानी कि गीला एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो वहाँ पर जाके जर्मिनेट होकर उस पर अटैच होता है उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। यानी कि डिकेइंग, डेड और डिकेइंग जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैटर होता है, उन पर जाके
अटैच्ड हो जाते हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है। इसीलिए बरसात के मौसम में अगर आपकी वैसी चीज़ें होती है वो स्पॉइल जाती है, उसमें से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए इसमें एक बार देख लेते हैं। इसमें ना जो बूजो कुछ कह रहा था, बूजो ने पहली स्किन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which has wore on a special occasion were spoiled by fungus by fungi during rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rains. अच्छा, वो जानना चाहती है भाई, जैसे उसने रखा ना उसके जो बहुत अच्छे लेदर के शूज़ थे जो पहनती थी उसने स्पेशल ओकेजन्स में, वो फंगी की वजह से क्या हो गए, ख़राब हो गए, है ना। अब वो जानना चाहती है कि जो फंगी है वो अचानक से रेनी सीजन्स में कैसे आ गया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दिया अभी कि देखो रेनी सीजन्स में बेसिकली होता क्या है कि जो आपका फंगस होता है बेसिकली वो एयर में प्रेजेंट होता है, जैसे उसको वेट और वार्म एटमोसफेयर मिलता है वो वहाँ पर जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. ठीक है। देखो बूजो ने कहा कि एक बार उसके दादाजी ने उसे बताया था कि जो उनका गेहूं का खेत था ना वो ख़राब हो गया था फंगस की वजह से। तो क्या फंगस जो बीमारियाँ भी फैलाता है, तो पहले टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। कुछ जो होते हैं आपके यूजफुल होते हैं और कुछ जो हैं डिजीज़ डेवलप करते हैं प्लांट्स में, और कुछ जो है आपके मेडिसिन्स बनाने के भी काम आते हैं। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर, ठीक है। और अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिम्बायोसिस के बारे में। क्या कहना चाहते हैं, some plants live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. Okay, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं एक जगह, एक शेल्टर यानी एक जगह को एक साथ रहते हैं, दोनों शेल्टर यानी एक रहने की जगह को भी और न्यूट्रिएंट्स को भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस तरीके के रिलेशंस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स की रूट्स के अंदर कुछ फंगी जो है रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड रिटर्न फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, देखो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, देखो यहाँ पर आप पढ़ेंगे द प्लांट्स, ठीक है। देखो जो कुछ फंगी जो है प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। द प्लांट्स प्लांट्स क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और फंगस उनको रिटर्न में क्या प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस बना रखे उन्होंने, एक ही शेल्टर को ऑक्यूपाई करना, एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड में हेल्प करना, वो बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है जिसको हम सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। ओके, इन ऑर्गेनिजम्स का लिचेंस एक ऑर्गेनिजम्स है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। देखो इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस, एक लिचेंस नाम के एक ऑर्गेनिजम्स होता है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। इसमें क्या होता है लिचेंस में, एक तो वो क्लोरोफिल कंटेनिंग, जैसे एल्गी हो गया, एल्गा हो गया, ठीक है, एल्गी हो गया, उसके साथ एक पार्टनर जो होता है फंगस, ये दोनों साथ में रहते हैं, उसको कहते हैं लिचेंस कहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गा को, एंड रिटर्न एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड्स टू द फंगस। ओके, अब क्या है, कुछ ऑर्गेनिम्स आते हैं जिनका हम जैसे लिचेंस की बात करें, इसमें क्या होता है फंगस और एल्गा जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, एल्गा और रिटर्न में उसको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब देखो जो हमने कुछ पार्टिकुलर टाइप के प्लांट्स हमने ग्रो करे थे सॉइल में, तो उसके जो अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो वो ले लेता है, लेकिन अब उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, चलिए पढ़ते हैं आगे। देखो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन?
देखो आपको पता है फार्मर्स जो है खेत में या अपने फील्ड में मैन्यूज डालता है, स्प्रेड करता है मैन्यूज का या फर्टिलाइजर्स डालता है, तो आपको पता है वो ऐसा क्यों करते किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने देखा था अभी कि जो प्लांट्स हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ से, सॉइल में से। क्या कर लेता है, प्लांट्स क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल में से, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। ऑब्वियसली बात है, अगर जब प्लांट्स जो है सॉइल में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा तो उसके अंदर जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है, मिनरल्स का अमाउंट है, डेट विल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, है ना। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एस नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तो फर्टिलाइजर्स हो गए या मैन्यूर्स हो गए, इनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम हमें सॉइल में मिक्स करना चाहिए ताकि सॉइल के अंदर जो मिनरल्स की क्वांटिटी है, न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो बनी रहे, खत्म ना हो। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्थी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। देखो अब हम प्लांट्स को देखो एक पार्टिकुलर जो सॉइल है उसमें प्लांट्स तभी अच्छे ग्रो होंगे, हेल्दी ग्रो होंगे जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। जब उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं तो वो कैसे ग्रो कर पाएंगे, और ग्रो कर भी पाएंगे तो उन प्लांट्स को खाने के बाद आपको न्यूट्रिएंट्स थोड़ी मिल पाएगा ना। ओके चलिए, यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। देखिए आपकी जो आपके क्रॉप वाले होते हैं, फसल जो होती है, जैसे आपकी फसल जो होती है ना, आपकी जो फसल वाली जैसे गेहूँ चावल ये सब होते हैं ना, ये लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से और डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और उसकी वजह से जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी अमाउंट इन द एयर, प्लांट्स कैनॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूबल फॉर्म। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह जो है वो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्लांट एटमॉस्फेयर से, ये आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। वो नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। अब वो सॉल्युबल फॉर्म में कौन देता है वो देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर, देखो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, एक राइजोबियम जो नाम का एक बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं क्या है यार, देखो द बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो क्या करता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसको लेता है और कन्वर्ट कर देता है उसे किसी यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम जो एक ऐसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीज एंड मूंग्स, लीव्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। ओके देखो अब क्या करता है, देखो ये भी एक सिम्बायोसिस की तरह काम करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया ना एक सिम्बायोसिस रिलेशन में बताता है कैसे। देखो राइजोम्स क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, और ये जो है किसकी रूट्स में रहता है, जो दाल वाले जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, जैसे आपका ग्राम हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है, उनकी रूट्स में प्रेजेंट रहता है, और वो क्या करता है उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, किसको, उन प्लांट्स को, लेग्यूम्स प्लांट्स को, यानी कि जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड, उसके रिटर्न में प्लांट्स उनको फूड देता है और शेल्टर देता है, किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को, ठीक है। दिस टाइप दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, इसलिए उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ठीक है। और ये जो है इन राइजोबियम, देखो ऑब्वियसली बात है, जब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया अगर उन प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना फार्मर्स के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर से वो एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके किसको दे रहा है, प्लांट्स को देते जा रहा है, तो ये हेल्पफुल हुए ना, है ना। ओके, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वे लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। ओके इसीलिए क्या करते हैं, जब हमारे लेग्यूमिनस जो प्लांट्स उगते हैं ना, वहाँ पर जो है ये हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया जो है फर्टिलाइजर से कम यूज़ करने में मदद करते हैं, है ना।
मोस्ट ऑफ द पल्सेस जैसे कुछ दालें जो होती हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स इन दिस चैप्टर। ओके, आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? Yes. देखिए, अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा हमने, बाकी पढ़ा था भाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम आधा जो पार्शियली हेटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। अपना खाना खुद भी बनाते हैं और वो इंसेक्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप कि ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू, जय हिंद।